आपसे कहूं कि सिर्फ एक एग्जाम्पल की हेल्प से आप मास्टर कर सकते हैं पूरे का पूरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई नो यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए ही तो बैठा है लॉ और टीसी। तो आइए मिलते हैं चिंटू और रोहन से, जिनकी मदद से हम अपना मास्टर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो चिंटू और रोहन हमारे हैं दो दोस्त। अब रोहन का फार्म हाउस चिंटू को पसंद आ जाता है, जिसके सेल के लिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये घर कितने में लेने वाला था फार्म हाउस, ये चिंटू 50 लाख में। एंड उसने रोहन को 5 लाख एडवांस भी दे दिया। बट इसके बाद हमारे रोहन जी के तेवर बदल गए और उसने क्या कहा, मैं तुम्हें ये घर नहीं सेल करने वाला। अब क्या चिंटू इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है? आइए इसे समझते हैं अलग अलग सिचुएशंस में वो कब मांग सकता है और कब नहीं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वो कब कब मांग सकता है इस केस में। ये किस में बात की गई है, सेक्शन 10 के अंडर, जो बताता है कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। तो बच्चों यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल का मतलब होता है जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट की जा सकती है। So now, section 10, what does it give to us? It provides that specific performance of contract can be granted by court, subject to provisions contained in section 11 clause 2, 14 and 16। यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ली जा सकती है, किस प्रोविजंस के सब्जेक्ट होता है वो 11 क्लॉज 2, 14 एंड 16, जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो अगर देखा जाए 2018 के बाद इसमें क्या डिफरेंस आया है, तो बच्चों ध्यान से समझो, जो हमारा SRA 1963 था उसमें जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ था वो एक्सेप्शनल माना जाता था, यानी कि किसी स्पेसिफिक केस में ही दिया जाता था। और मेन रेमेडी क्या दी जाती थी लोगों को, डैमेजेस। अब 2018 में क्या चेंज लाया गया, उनमें चेंज लाया गया कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को प्राइमरी रेमेडी बनाया गया। यानी कि अगर चिंटू का रोहन के साथ वाला जो केस हुआ, हमने जिस एग्जांपल से हम समझ रहे हैं, अगर वो 2018 से पहले होता तो चिंटू को किस चीज से अपना वो करना पड़ता, संतुष्टि, रेमेडी क्या होती है उसके लिए, डैमेजेस। बट अब 2018 निकल चुका है, उसे क्या मिलेगी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बट वो कब कब मिल सकती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन है, यानी कि परफॉर्म किया जा सकता है, उसमें यूनिक सब्जेक्ट मैटर है जो कि इसमें है, यानी कि जो उसका हाउस है वो क्या है, एक यूनिक सब्जेक्ट मैटर, फार्म हाउस एंड ट्रस्ट परफॉर्मेंस केस। अब इससे समझने वाली बात है जो 11 क्लॉज 1 के अंडर बताया जाता है, यानी कि अगर इस केस में चिंटू और रोहन वाले केस में रोहन जो ये सेल कर रहा है वो ट्रस्ट के थ्रू कर रहा है, तो उसे क्या किया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब वो ट्रस्ट के एज अ ट्रस्टी उसने इस परफॉर्मेंस को करने के लिए अंडरटेक किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि कब कब इसे नहीं किया जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि कब किया जा सकता है, जो सेक्शन 10 ने हमें बता दिया कब किया जा सकता है, जैसे कि जब सर्टेन है, जब उसमें यूनिक सब्जेक्ट मैटर है, या फिर वो सब चीजें आ गई हमारे पास, और या फिर क्या हो सकता है जब 11 क्लॉज 1 आ जाता है, जबकि ट्रस्ट परफॉर्मेंस हो। तो अब कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां पे नहीं हो सकता स्पेसिफिकली इन्फोर्स, जो उसने क्या कहा है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस है, जो 10 सेक्शन अपने आप कहता है। तो अब वो कौन से हैं, आइए उन्हें एक एक करके समझते हैं। नाउ फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बाय ट्रस्टी। सेम चिंटू और मिंटू रोहन वाली एग्जांपल लेकर चलेंगे। ये उनका फार्म हाउस है जिसके पीछे इनका झगड़ा हो गया बेचारे दोस्तों का। सो नाउ व्हाट डज सेक्शन 11 क्लॉज 2 सेज, contract made by a trustee cannot be specifically enforced when it is made in excess of his powers or is made in breach of trust। तो बच्चों excess of powers तो हमें पता चल गया कि उसकी जितनी पावर्स है उससे बाहर जाकर उसने कुछ किया, बट breach of trust का मतलब होता है कि जब मेरे प्यारे बच्चों जो उसे अथॉरिटी दी गई है वो उससे बाहर जाकर, यानी कि ट्रस्ट के थ्रू से जो अथॉरिटी मिली है उससे बाहर जाकर अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है। मान लीजिए
अगर रोहन को अथॉरिटी थी एज अ ट्रस्टी की वो इस लैंड को लीज पे दे सकता था, इस फार्म हाउस को, बट वो सेल नहीं कर सकता। तो क्या इस केस में इस कॉन्ट्रैक्ट को चिंटू स्पेसिफिकली इन्फोर्स कर सकता है? नो। क्यों नहीं कर सकता वो? क्योंकि उसने ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही इलीगल है, वो इस चीज के लिए अलाउड ही नहीं था जो उसने किया है, तो उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसकी इलस्ट्रेशन एक और देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, ए इज अ ट्रस्टी ऑफ ए लैंड having power to give it for lease for 5 years. A gives it to lease to B for 8 years. It cannot be specifically enforced. क्यों नहीं किया जा सकता भाई? ए के पास तो अथॉरिटी 5 साल तक की थी, अब उसने बी को अगर 8 साल तक दे दिया तो इतनी तो उसकी अथॉरिटी ही थी, तो उसे इन्फोर्स कैसे कर लोगे? वो तो पहले से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है उसका। और बट अगर यहाँ पे उसने 5 साल वाली लीज में ही कुछ घपला कर दिया होता, उसने ब्रीच कर दिया होता ए ने, तो उसे कैसे इन्फोर्स किया जा सकता था? सेक्शन 11 क्लोज 1 के अंडर। बट अब ये कहाँ पे आ गया? 11 क्लोज 2 में, तो ये नहीं होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 14, जो हमें काफी सिचुएशंस देते हैं। फर्स्ट ही हमारे पास आ जाती है, व्हेन aggrieved party has obtained substituted performance under section 20। क्या कहा गया है? सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस अगर बंदे ने ले ली तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी बार हो जाएगी, वो नहीं ले सकता। यानी कि उसी एग्जांपल को अगर हम हल्का सा चेंज कर दें, अब क्या हुआ है, चिंटू, रोहन और ये घर, ये तीन हमारा मेन बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हम इसे समझ रहे हैं। अगर अब सेल की जगह चिंटू के लिए ये घर रोहन ने बनाना होता, रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता चिंटू के साथ कि ये घर तुझे मैं बना कर दूंगा, कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, और इसे अगर रोहन ब्रीच कर देता है इस कॉन्ट्रैक्ट, वो नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा, और चिंटू इसे अपने किसी और दोस्त मिंकी से बनवा लेते हैं अगर, तो चिंटू की ने यहाँ पे क्या कर लिया? सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली। क्या ले ली उसने? सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली। जैसे इसे बेसिकली ना ऐसे देखो, जैसे सब्सटीट्यूट एक्टर्स होते हैं मान लो, वैसे ही सब्सटीट्यूट परफॉर्मेंस हो जाती है कि अगर इसने नहीं किया तो मैंने किसी और से करवा लिया। बट अब इसने करवा तो लिया, ये ठीक है, इसने ये करवा सकता था, बट अब वो इससे नहीं कह सकता कि तू भी कंस्ट्रक्ट करके दे। क्यों? क्योंकि उसने रेमेडी तो पहले से ही ले ली है, उसे डबल बेनिफिट नहीं देना। सो अगर सेक्शन 20 को हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर बात आ रही है, तो सेक्शन 20 कहता है इट इज अ स्टैट्यूटरी रेमेडी। बच्चों ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी रेमेडी है जिसके थ्रू upon breach of contract the aggrieved party can obtain the contract performed by third party or his own agency and recover the expenses incurred from party committing the breach। यानी कि aggrieved party जिसके ब्रीच की वजह से जो दुखी हुआ है, यानी कि हमारा चिंटू, वो इसे परफॉर्म करवा सकता है थर्ड पार्टी यानी कि मिंकी से, या फिर अपनी किसी और एजेंसी से, अपने किसी वर्कर से, मिंटू से सॉरी मिंटू ही क्यों लगाना भाई हमें, मान लो उसका कोई दोस्त था और क्या नाम दे उसे, नाम दे देते फिर से सेम इनिशियल्स आ रहे हैं एक्चुअली, सो नाम क्या दे इसे भाई, गंगाधर दे देते हैं। गंगाधर से भी वो अगर अपनी एजेंसी में से भी परफॉर्म करवा सकते हैं, यानी कि अपने एजेंट गंगाधर से भी और मिंकी से भी करवा सकता है। और क्या कर सकता है वो? रोहन से एक्सपेंसेस इनकर कर सकता है जो से लॉस हुआ है ब्रीच के द्वारा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा ये चीज। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। फॉर इंस्टेंस सेम चीज आ गई, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। देखो कितनी अच्छी बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। ए के कितने सपने होंगे कि मेरा घर बनाएगा बी, बट बी ने उन सबको क्या कर दिया? चूर चूर कर दिया। सो नाउ व्हाट कैन ही डू? ही कैन इंगेज अनदर कॉन्ट्रैक्टर टू कंप्लीट द वर्क। सो बच्चों अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है, अगर देखा जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सेक्शन 20 का, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अग्रीव्ड जो पार्टी है वो कोर्ट के प्रोसीजर्स के डिले होने के कारण विदाउट रेमेडी ना रहे, यानी कि वो कर सकती है पहले परफॉर्म, उसे कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े, उसे लेट ना हो, उसका कोई लॉस ना हो, उसके लिए उसे दिया जाता है कि तू परफॉर्म करवा ले। बट
अगर चिंटू को जानबूझकर वो ऐसे कर रहा है कि मैंने रोहन की जगह मिंकी से करवाना है, तो वो तभी नहीं कर सकता अगर उसने 1 मिनट के लिए, रोहन ने मना किया कि यार आज रुक जा, कल काम शुरू करवा दूंगा, वो तभी नहीं कर सकता। वो कब कर सकता है? जब उसने नोटिस दिया हो, नॉट लेस देन 30 डेज का। यह हमें कहाँ बताया गया? सेक्शन 20 क्लॉज 2। तो यहाँ पे किस दोनों की एक इक्विटेबल रेमेडी मिल रही है बच्चों, जिससे एग्रीव्ड पार्टी एंड ब्रीचिंग पार्टी दोनों को प्रॉपर चांस मिल रहा है। सो नाउ आगे बढ़ते हैं। बार ऑन क्लेमिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देयर आफ्टर। सो ये तो हमने अभी पढ़ा सेक्शन 20 क्लॉज 3 किसी चीज की बात कर रहा है। सेम हमने पढ़ा जो अभी सेक्शन 14 क्लॉज ए को जो हमने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूटरी परफॉर्मेंस के बाद हम नहीं ले सकते स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वही चीज हमें किसमें बताई गई है? 20 क्लॉज 3 में बच्चों। नाउ नेक्स्ट, राइट टू क्लेम कंपनसेशन, दैट्स इन द सेक्शन 20 क्लॉज 4। नाउ अब चिंटू का जो राइट था रोहन से ये कंस्ट्रक्ट करवाने का घर, वो तो खत्म हो गया, बट अगर उसे कोई लॉस हुआ, मान लो अब उसने जो मिंकी से कंस्ट्रक्ट करवाया उसके उसे 50 लाख देने थे जो रोहन को, उसकी जगह से 60 में कंस्ट्रक्ट हुआ, तो क्या वो ये कंपनसेशन ले सकता है रोहन से? यस, ये राइट उसका नहीं अफेक्ट होता, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। वो आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स जिनमें कांस्टेंट सुपरविजन की जरूरत होती है। फॉर इंस्टेंस, ए कॉन्ट्रैक्ट टू कल्टिवेट लैंड इन अ सर्टेन मैनर। मान लो ए ने बी से कहा ये मेरा लैंड ले जा, बट इसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे तूने कल्टीवेट करना है, एक पर्टिकुलर मैनर बताऊंगा तुझे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, मान लो कि ऑर्गेनिकली ही इसे कल्टीवेट करना है। यहाँ पे क्या हो गया? एक कंडीशन लग गई, और इसमें क्या चाहिए? अब ऑर्गेनिक के लिए कह तो दिया बी को, इसकी सुपरविजन भी तो करनी पड़ेगी कि वो सच में ऑर्गेनिक रख भी रहा है उसे या फिर नहीं। अब आप देखकर तो नहीं बता दोगे ना कि एक ऑर्गेनिक का या फिर दूसरे का है। सो ऐसे केसेस जब कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट इन्हें क्या करता है? स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि इतनी सुपरवाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। तो क्या कहा जाता है ऐसी केसेस के ब्रीच में कि भाई तुम पैसे लो, क्या लो? पैसे लो और अपना काम आगे बढ़ाओ। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। 3 केस पढ़ लिए हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रस्टी का केस जब वो ब्रीच कर रहा है, सेकंड हमने पढ़ा जब सब्स्टिट्यूटरी परफॉर्मेंस होगी, थर्ड हमने पढ़ा जब कांस्टेंट सुपरविजन की जरूरत है। फोर्थ आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशंस। 14 क्लॉज सी बताता है जब एक कॉन्ट्रैक्ट बच्चों किसी बंदे की अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन या फिर स्किल पे डिपेंडेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। आइए इसे और भी क्लियर करते हैं केस लॉ के थ्रू। एज दत्त वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो इस केस में क्या होता है? A court refused to enforce a contract of personal service holding that compelling an employer to retain an employee amount to personal relationship enforcement which is not allowed। यानी कि जब एक प्रोफेसर है, अगर एक एम्प्लॉय कह रहा है कि मैं इसे रिटेन करना चाहता हूँ, यानी कि जो अगर डायरेक्टर एक प्रोफेसर को ब्रीच के लिए सू कर रहा है कि इसने अपने कॉन्ट्रैक्ट से पहले निकलने की बात कर रहा है, तो क्या उसे इन्फोर्स किया जा सकता है? नो, क्योंकि प्रोफेसर का ये खुद का पर्सनल स्किल है जिसे हम क्या नहीं कर सकते? इन्फोर्स नहीं किया जा सकता बच्चों। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। एंड वन मोर थिंग गाइस, आई वांट फीडबैक फ्रॉम यू ऑल। मैं आप लोगों को केस लॉ सेपरेटली वीडियोस में समझाऊं या फिर जैसे हमने ये केस लॉ भी समझा, जस्ट मैं एक ट्रायल कर रही हूँ कि ये आपको बेटर अच्छा लग रहा है या फिर सेपरेटली समझना। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक स्पेशल वीडियो बनाई थी लैंडमार्क जजमेंट की, उसके थ्रू समझना आपको ईजी लगता है। सो डू कमेंट एंड टेल मी योर सजेशंस अबाउट द सेम। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा। नेक्स्ट हमें बताया गया 14 क्लॉज डी में जो आ जाता है डिटर्मिनेबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स। सो बच्चों डिटर्मिनेबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जिससे कभी भी एंड किया जा सकता है। मान लीजिए एक पार्टनरशिप थी दो बंदों की, चिंटू की और रोहन की पार्टनरशिप थी। इनकी पार्टनरशिप में एक क्लोज था कि ये हम कभी भी एंड कर सकते हैं पार्टनरशिप, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो
जब पार्टनरशिप है ही नहीं किसी प्रॉपर टाइम के लिए, डिटर्मिनेबल है, पहले से ही खत्म हो सकती है, तो उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बच्चों नहीं ग्रांट की जा सकती। उसके लिए क्या होगी, एक इनइफेक्टिव रेमेडी, क्योंकि वो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्ट्रैक्ट में, इसे कभी भी खत्म हो जाए कोई चक्कर नहीं। तो इसमें क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन मेरे बच्चों, जिसे हम क्या कहते हैं, डैमेजेस। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट सेक्शन 16। सो सेक्शन 16 हमें क्या बताता है बच्चों, सेक्शन 16 provides situations when specific performance of a contract cannot be provided when plaintiff's own conduct is defective। यानी कि वो situations जब plaintiff की खुद की conduct defective है तो वो specific performance नहीं obtain कर सकता। यानी कि किस principle को follow किया जा रहा है, he who seeks equity must do equity। सो आइए देखते हैं वो कौन सी सिचुएशंस हैं। 3 सिचुएशन आ जाती है हमारे पास। फर्स्ट, जब प्लेंटिफ ने सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ले ली है सेक्शन 20 के अंडर, यानी कि सेम चीज होगी 14 क्लॉज ए वाली, वही चीज। आई नो इसको ज्यादा इलेबोरेट करने की अब जरूरत नहीं होगी, आई होप। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन प्लेंटिफ इन डिफॉल्ट। सो नाउ अगर प्लेंटिफ खुद इनकैपेबल है अपना पार्ट परफॉर्म करने के, और उसने वोलेट कर दी है कोई इसेंशियल टर्म कॉन्ट्रैक्ट की, और उसने कोई फ्रॉड कमिट कर दिया है, और ही एक्टेड इन सबवर्जन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के कंडीशंस के हिसाब से नहीं चला वो, देन ही कैन नॉट गेट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि बच्चों उसकी खुद की कंडक्ट डिफेक्टिव है। यानी कि अगर आप इक्विट डैमेजेस या फिर अगर आप रेमेडी मांग रहे हो तो आप खुद क्लीन हैंड्स के साथ आने चाहिए। कैसे हैंड होने चाहिए आपके, क्लीन हैंड्स। अगर आप खुद ही गलती करके आ रहे हो, आपने ही कुछ फ्रॉड कमिट कर दिया, कोई इनकेपेबिलिटी कर दी, तो आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट वी हैव readiness and willingness, section 16 clause C। so according to this, एक प्लेंटिफ अगर वो फेल हो जाता है ये प्रूव करने में कि वो हमेशा से परफॉर्म करने के लिए रेडी था अपने पार्ट को, या फिर उसने परफॉर्म किया है, तो वो क्या नहीं कर सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑब्टेन कर सकता। यानी कि अगर सेम एग्जांपल देखें, चिंटू, रोहन और घर को बेचने वाली फार्म हाउस को, अगर चिंटू ने ही उसे कोई एडवांस अभी तक नहीं दिया था तो वो नहीं ऑब्टेन कर सकता रोहन से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि उसने अपना पार्ट भी तो नहीं परफॉर्म किया ना, तो वो कैसे मांग रहा है कि रोहन मुझे रजिस्ट्री करवा दे अभी तक। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब सारी चीजें हमने पढ़ ली कि चिंटू रोहन को कब कब सू कर सकता है, कब कब रोहन बच सकता है, बट वो तो किस चीज के लिए हमने पता किया कि वो बच सकता है, वो तब पढ़ा हमने जब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा हो गया। बट उसके बिना कौन सा डिफेंस है जो रोहन को अवेलेबल होगा इस केस में। सो वो हमें बताता है सेक्शन 9। So as per section 9, a defendant in a suit for specific performance may raise any defense available under इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी कि जो भी डिफेंस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर उसे अवेलेबल है, जिसके थ्रू वो डिफेंस ले सकता है, वो सारे रेज कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर वो शो कर दे कि कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन था जी, या फिर वो शो कर दे कि जो ये चिंटू ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, मान लो अब उसने क्या किया कि जी ये मेरा घर तो 1 करोड़ का है, बट इसने मुझे कोवर्जन के थ्रू ये घर 50 लाख में देने के लिए बनवाया था, ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल है, मैं इसे नहीं परफॉर्म करूंगा, तो वो क्या कर सकता है, बच सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चिंटू और रोहन के थ्रू हमने एक पार्ट बिल्कुल क्लियर कर लिया, जिसमें हमने समझा सेक्शन 9 जो बताता है चिंटू से कब कब बच सकता है रोहन, सेक्शन 10 जो बताता है कब कब ऑब्टेन की जा सकती है, देन 11 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। 11 क्लॉज 1 बताता है कब ट्रस्टी को सू किया जा सकता है, एंड 2 बताता है कब उसे नहीं किया जा सकता। देन 14 जिसमें हमने 4 सिचुएशंस पढ़ी जो हमें बताता है कब कब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं होती। देन 16 जो प्लेंटिफ के कंडक्ट की बात करते हैं, एंड 20 जो बताता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होती है। अब आता है सबसे धांसू टॉपिक जो कि है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या हम एक कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पार्ट की परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं? बताइए, जरूर कमेंट कीजिए इसके बारे में, जो हमें बताया गया सेक्शन 12 के अंडर, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही।
Do not forget to subscribe, log on easy for such easy videos, and do hit the like button, share, subscribe. Thank you so much.